गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार मंत्रा क्लासेस की ओर से आप सभी व्यूअर का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग जैसे पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसके आगे अभी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण ये सब पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में काफ़ी हम रिपीट भी करवा दिए थे और आज हम लोग कूलम्ब लॉ के विषय में पढ़ेंगे, कूलम्ब का नियम का चर्चा करेंगे। और साथ में यह बता दूं आप लोगों को कि आज का क्लास मोटिवेशनल साइड पे ज़्यादा रहने वाला है। और जैसा हमने कहा था आप लोग से कि 11 का भी वीडियो डालेंगे, तो आज का क्लास 11 और 12 दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कूलम्ब लॉ की चर्चा तो करेंगे ही, साथ में हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाएंगे, रियल स्टोरी। ढेलवा बाबा के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। काफ़ी आप लोग को इंटरेस्टिंग लगने वाला है। हो सकता है कुछ लोग के माइंड में आए कि एक तो वैसे ही क्लास में वीडियो में समय कम रहता है, फिर स्टोरी वगैरह पे समय क्यों व्यर्थ हो। तो इसी चीज़ पे हम आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप लोग समझिए स्टूडेंट्स, कि जो कंटेंट आपका बोर्ड पे लिख रहे हैं या हम जो दे रहे हैं, तो अभी का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म पे, बुक पे, हर जगह आपका कंटेंट अवेलेबल है। एक से बढ़कर एक स्टडी मटेरियल, ग्राफिक्स आपको मिलेगा। तो समस्या कहाँ है? एज ए टीचर मेरा फर्ज है कि हम आप लोग की समस्या को पहले तराशे। और चूंकि शुरुआती वीडियो है और पूरा हमको उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आप लोग के मन से सारा संशय खत्म हो जाएगा। जो भी समस्या होगा हम अपने अनुभव के आधार पे एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी आप लोग को समझाएंगे, आप लोग को दूर करने का कोशिश करेंगे। तो कंटेंट पे अभी आप लोग नहीं जाइए, और जब बारी आएगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती क्लास है, जैसे आप लोग ब्लूटूथ स्पीकर से गाना बजाते होंगे मोबाइल से, या कनेक्ट करते होंगे मोबाइल को लैपटॉप से या दूसरे डिवाइस से, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग बताइए? सबसे पहले आपको पेयरिंग करना पड़ता है कि दोनों डिवाइस को ऑन करते हैं, सर्च करता है डिवाइस और एक दूसरे में पेयर होता है। पेयर होने के बाद ही डाटा ट्रांसफर आपका इजीली हो पाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ऑनलाइन क्लास में हम आप लोग से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अपने टीचर को समझना होगा। और इस कारण से यह मोटिवेशनल क्लास है, ताकि आप समझिएगा कि हम क्या बोलने वाले, हम क्या सोच रहे हैं। जो हम बोले वह भी समझ में आना चाहिए, जो हम बोलने वाले हैं वह भी आपको पता चलना चाहिए, और जो हम नहीं बोले वह भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यह तभी होगा जब आप अपने टीचर को जानिएगा। तो कूलम्ब लॉ की चर्चा करेंगे ही, साथ ही 11 के लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रेगुलर 11 का भी वीडियो आता जाएगा। मैथ का भी वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, मैथ का भी वीडियो आप लोग के लिए डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसा हम एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं खुद के साथ भी या सोसाइटी में भी देखते हैं, 9th-10th तक आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। एवरेज कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, मोस्टली एवरेज होता है। और रीजन क्या है कि 9th-10th में आप लोग का मैक्सिमम को रेगुलर स्कूल जाना होता है। आपको एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, पेरेंट आपका सवार हो जाएंगे, वहाँ स्कूल में भी आपको टॉर्चर करना शुरू करेगा या वहाँ पे कंप्लेन भी होगा। तो पहला चीज तो है कि 9th-10th में आप पे ज्यादा शासन रहता है, ज्यादा नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ, लेकिन स्कूल सब लोग रेगुलर जाता है। यह पहला चीज होता है। और पेरेंट्स भी अलर्ट रहते हैं, सामने आपको नियम से बैठना पड़ता है, कम से कम गार्जियन को दिखाने के लिए ही आप लोग बैठते हैं। लेकिन जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है, अब लड़का बड़ा हो रहा। और आप लोग भी शुरू में तो रिजल्ट का खुशी में रह जाते हैं, लगता है कि हाँ बहुत टाइम है, अभी
11 में है, 12 से पूछेगा, 12 में देखा जाएगा। 11 कब निकलता है आपको पता नहीं चलता है, 12 आ जाता है। और कॉलेज की बात है तो बिहार में जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट तो शायद एक दिन भी कॉलेज नहीं जाता होगा। तो खैर वह विवाद में हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यह दो समस्या है। तीसरा चीज कि मोबाइल का साधन भी, तो जैसा हम कहे ऑनलाइन क्लास कहीं कहे कि पॉजिटिव पहलू है तो निगेटिव पहलू भी है, उसी तरह से ऑनलाइन माध्यम मोबाइल का अगर अच्छा प्रभाव है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी है, आप समय अपना खत्म भी करते रहते हैं। और आपका भी उसमें गलती ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना कंटेंट है उसमें कि कोई भी आदमी दिन भर लगा हुआ रह सकता है। फेसबुक हो गया, टिकटॉक तो खैर अभी बंद हो गया है, बहुत सारा माध्यम है, एक बंद हुआ है, 100 माध्यम उसमें चालू है। तो वहाँ पे भी आपका समय निकलता चला जाता है। आप लोग खुद को सांत्वना देते रहते हैं कि ठीक है एग्जाम आएगा, 6 महीना रहेगा तो कर लेंगे, 3 महीना में कर लेंगे, समय आपका निकलता चला जाता है। पेरेंट्स भी अगर देखते हैं तो सबका रेडीमेड जवाब रहता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ दबाव नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ एक कॉमन, कोई पार्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, जनरल स्टूडेंट के साथ यह सारा घटना होता है। और जब एग्जाम का टाइम आ जाता है तब आप लोग का बेचैनी सवार हो जाता है, और उसमें आप लोग कुछ सहारा ढूंढने लगते हैं, कुछ झूठा सहारा, हम बहन की शादी में पड़ गए, समय मेरा निकल गया, या कुछ भी, जैसे अभी कोरोना वायरस ही है, लॉकडाउन हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, और झूठ मूठ का आपस में चर्चा, एक सहानुभूति गेन करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है उसको सहानुभूति नहीं चाहिए। भले आपका कितना भी टाइम निकल गया हो, आपको अपना स्ट्रेंथ पे आना होगा। एग्जाम सच्चाई है, बहुत लोग के माइंड में अभी भी चल रहा होगा कि हो सकता है एग्जाम ही ना हो, कोरोना वायरस है तो हो सकता है एग्जाम ही ना हो। ये सारी चीज आपका कमजोरी है, इस सारी चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इन सबको निकालना होगा। कितना भी समय आपका निकल गया हो, कहावत है जब जाग जाता है तभी से सवेरा हो जाता है। जिस क्षण आप इन सारे चीज को, सबसे पहला चीज है कि आपको अपना कमजोरी पकड़ना है कि कहाँ पे टाइम व्यर्थ हो रहा है और किस मेंटलिटी का शिकार होकर आप टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। और कंटेंट के लिए सोचना आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, स्टैंडर्ड है, फिजिक्स का नियम हर जगह काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग कुलम लॉ पढ़ा देंगे और कोई अलग यूट्यूबर आपको दूसरा चीज पढ़ाएगा, कंटेंट सब में सेम रहेगा। जरूरत है जड़ से जुड़ने का, एक सिस्टम में आने का, और यही मेरा काम है। टीचर का मेन काम है कि आपको आपका कमजोरी बता दे और आपका सही रास्ता, जैसे अगर रूम में आना है या रूम से बाहर जाना है तो हम दरवाजे से होके निकलेंगे, ना कि हम दीवार ठेल के निकलेंगे, खिड़की का ग्रिल खोल के निकलेंगे। तो वह चीज भी है, इन सारी चीजों को हम लोग को देखना है। अब इसके बाद अगला जो बात आता है कि ठीक है एग्जाम आ गया, अब पढ़ाई करना है। आप लोग सोचते हैं कि ठीक है अब हमको पढ़ाई करना है, बैठे अच्छा से। तो जैसे आप पढ़ने बैठेगा लगेगा कि स्टडी टेबल मेरा कुछ ठीक नहीं है, इसको थोड़ा इस कोना से उस कोना पे लगा देते हैं तो ठीक रहेगा, बेड थोड़ा इधर कर देते हैं, पंखा में बहुत आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो चलो उसको ठीक कर लेते हैं, टेबल क्लॉथ डाल देते हैं। फिर बैठिएगा, कहेगा कि लाइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं टेबल लैंप ले आते हैं। या हम लोग भी इस चीज से गुजरे हुए हैं, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है, सबके साथ इस तरह का बात होता है। तो टेबल लैंप ले आते हैं, उसके बाद आएगा कि फलाना बुक अच्छा है, फलाने सर का मटेरियल अच्छा है, सारा चीज होगा, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे कि चलो ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपका दिमाग, चूंकि पहले भी आपने समय व्यर्थ कर दिया है और आपको पता है कि आपने समय
व्यर्थ किया। क्योंकि हम जो अभी पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स में आपका प्रवेश नहीं है। फिजिक्स का मेन पढ़ाई हम 11 में पढ़ाते हैं, जहाँ पे फिजिक्स का एंट्री करते हैं और खुला चैलेंज देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता हो, जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, लिखने पढ़ने आना चाहिए, हम आपको फिजिक्स में प्रवेश दिला देंगे। यह गारंटी लेते हैं और पिछला 4-5 साल से हम यह काम करते आए हैं। 100% स्टूडेंट कम से कम इंटर के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, और इंटर से आगे भी जो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बस वही है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल बनाना होगा। तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना मिलेगा, लेकिन इंटर के लिए तो मेरा क्लास ही काफी है। तो यह चीज होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तरह तरह की चीज आपको डिस्टर्ब करेगा, माइंड में आएगा और आप फोकस नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पे भी क्लास करने जाइएगा तो तुरंत इस चैनल को देखिएगा, तुरंत उसको देखिएगा, कहेगा इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या कंटेंट में नहीं है। या अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, समस्या आप में है। सारा कंटेंट अच्छा है, समस्या आप में है। आपकी बेचैनी, आपकी कमी आपको अस्थायी होने नहीं पा रही। नहीं तो आप हर दिन एक स्टेप भी लीजिए। हम आज थोड़ा सा ही पढ़ा रहे हैं, या पिछला 3-4 वीडियो में भी हम बहुत मिनिमम कंटेंट दिए हैं, लेकिन फिर भी वह स्टेप आगे की ओर बढ़ गया। और आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा जमा करते चले जाइएगा, बुक वगैरह सारा चीज। और एक चीज और देख रहे हैं आप लोग कि YouTube पे वीडियो हम डालते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने का मतलब क्या हुआ कि बाद में देखिएगा और बाद में कभी नहीं आता। तो डिसिप्लिन नहीं कीजिएगा, अपना नुकसान कीजिएगा। तो डिसिप्लिन में आना होगा, वीडियो डाउनलोड बंद कीजिए, लाइव देखिए, टाइम से बैठ जाइए, जैसे ही वीडियो आता है नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हाँ, मेरे लिए अगर हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपना फ्रेंड जो जरूरतमंद है, ऐसा नहीं कि आप उसको भेज रहे हैं जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है। कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ता है इस फिजिक्स के क्लास से। तो जो जरूरत है, जो आपके सर्किल में है, ग्रुप में है, शेयर कीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा। और क्वालिटी अगर बोर्ड का लिखना होगा तो हम थोड़ा एडिटिंग में भी सुधार करें, कम से कम 360 पे आप कीजिएगा तो बोर्ड का सारा चीज आपको मैटर अच्छा से पता चलेगा। क्लास में आपको कोई टेंशन नहीं है, केवल हमारी बातों को सुनना है, और उसके बाद जब एक बार पूरा सुन समझ लीजिएगा तो बोर्ड का जो भी होगा आप लोग नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। तो ये सारी चीज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, भले ही धीरे धीरे हो। शुरुआत में हम लोग स्लो होंगे, देखिएगा धीरे धीरे जैसे ही आपका कैपेसिटी बढ़ेगा आ जाएगा फिजिक्स का। लेकिन फिर भी कहेंगे कि 11 में ही विषय प्रवेश होता है, 12 में यह मजबूरी का चीज। हालांकि जो भी बात आएगा, जैसे यहीं पे अभी बल की चर्चा होगी कूलम्ब लॉ में, तो बल जानने के लिए आपको वेक्टर पता होना चाहिए, बल का जोड़ घटाव, वेक्टर का अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो 11 का शुरुआत में हम वेक्टर ही पढ़ाते हैं 2-3 महीना तक। तो अभी से भी आपको निराश नहीं होना है, लेकिन मन को शांत करना पड़ेगा और अपने टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा। और वह जो सहारा सहानुभूति लेने की आदत आप लोग को है, तो वह आप खुद को ठगते हैं, दूसरे का उसमें कुछ नहीं। किसी के सामने आप सुनाइएगा तबीयत खराब था, शादी में पड़ गए थे, ये हुआ वो हुआ, तो आप खुद का लॉस कीजिएगा, उससे दूसरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम कहे थे कि आज का क्लास में कूलम्ब लॉ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं एक ढेलवा बाबा का कहानी, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बचपन का बात है, रियल चीज है एकदम घटना। हम होंगे, हो सकता है 5-6 साल का होंगे, तो ननिहाल जाते थे, और बहुत सुदूर इलाका में, बहुत ग्रामीण इलाका, बहुत उस समय पिछड़ा हुआ कह सकते हैं क्षेत्र था। तो वहाँ पे सुबह में होता है, हम लोग मामा के साथ टहलने जाते थे खेत वगैरह में। तो जब उधर से लौटते थे तो एक जगह पे बहुत सारा ढेला का पूरा ढेरी टाइप का बना हुआ था, और जितना बच्चा लोग वहां से गुजरता था सब 2-2 ढेला उस पे
चलाता था, हम लोग भी चलाते थे। हालांकि मामा बताया कि ढेलवा बाबा है, तो ढेलवा बाबा को ढेला चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इतना उस समय बहुत सिंपल बात लग रहा होगा, लेकिन उस समय के ही लिहाज से एज ए चाइल्ड तो इतना ज्यादा एक्साइटिंग लगता था कि वहां से आने के बाद भी हम ढेलवा बाबा को याद करते थे और जाते थे। उस समय तो जाना ज्यादा होता था, तो दो ढेला जरूर वहां पे चढ़ाते थे। बाकी सारा चीज लगभग चीज अब धुंधला है यार, लेकिन यह ढेलवा बाबा जरूर याद है। और हाल फिलहाल फिर हमारा जाना हुआ, गए इधर हाल में, तो वहां पे क्या देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग ढेलवा बाबा था तो घेरा बना हुआ था, अभी भी उसमें ढेला पड़ा हुआ था काफी सारा, लेकिन वहां पे एक भव्य मंदिर बन गया था और दूर दूर से लोग आते थे, वहां पे चढ़ावा चढ़ाते थे, ढेला भी चढ़ाते थे और सबका मनोकामना पूरा हो रहा था, सबका आस्था उससे जुड़ चुका था। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पत्थर में आप विश्वास कर दिए तो वहां मंदिर खड़ा हो गया और लोगों का दुख दर्द खड़ा दूर होने लगा। हम तो इंसान हैं, या हम पे नहीं विश्वास है किसी और पे कीजिएगा, लेकिन आपको किसी पे फेथ करके और वह जो इधर उधर कर रहे हैं लगातार, आपको मन को शांत करना होगा, अपना पढ़ाई पे केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा। और नहीं तो बुक खोलिएगा, याद आएगा कि कौन हमको गाली दिया था, कौन मारा था, कहाँ बेइज्जती हो गया था, आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए हम कहें कि कंटेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी बातों को समझिए, हमसे जुड़िए। और जब बात कंटेंट की आएगी तो मैं खोल के कहता हूँ, कोई चोरी छुपे नहीं, मैं फिजिक्स के लिए ही पैदा हुआ हूँ, पढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और मैं मजबूरी में आप लोग को यह वीडियो नहीं शेयर कर रहा हूँ, हम तो छोड़ दिए थे, लॉकडाउन हुआ था, काफी रिक्वेस्ट था सबका, लेकिन हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। हम कहे कि उसमें संभव नहीं है। यहाँ ऑफलाइन में तो स्टूडेंट को शांत करने के लिए 4 बार डांटना पड़ता है, ऑनलाइन में कौन क्या सुनेगा। लेकिन आप लोग की मजबूरी को देखते हुए हमको वीडियो डालना पड़ रहा है। तो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर पत्थर पे भी विश्वास है तो पत्थर भी भगवान बन जाएगा और आपके काम आ जाएगा। और छोटा स्टेप आपका चाहे कितना भी छोटा हो, सही डायरेक्शन में उठाइएगा, आपका काम आगे बढ़ने लगेगा, आपका समस्या दूर होने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पे भी हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम कहे हैं तो आज कूलम्ब लॉ का चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट आपका पहला चैप्टर है, शुरू हो चुका है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वह पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे, भले साउंड क्वालिटी खराब हो, आप कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आज हम लोग कूलम्ब का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम है क्या? तो कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, और आवेश के विषय में आप लोग बचपन में 9th-10th में पढ़े थे कि सजातीय आवेश है वह प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह तो आपको पता है कि ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, लेकिन कितना बल से आकर्षित करते हैं या कितना बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि इधर 2 कूलम्ब चार्ज है, इधर 2 कूलम्ब चार्ज है, तो अभ्यास से अगर दोनों पॉजिटिव है प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन 2 के जगह पे 10 रख दिए, इधर 10 रख दिए, तो क्या दोनों केस में समान बल लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो 2 आवेश एक दूसरे को कितना बल से आकर्षित कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किए कूलम्ब महोदय, और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने निचोड़ निकाला कि अगर 2 आवेश है, मान लो Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है बिंदु आवेश, यह भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और साथ ही स्थिर यानी कि रेस्ट में होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु की तरह होना चाहिए, तभी कूलम्ब लॉ लागू होगा। और आगे जस्ट इसके नेक्स्ट में यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का कूलम्ब लॉ पूछ सकता है, लेकिन इसके साथ में जब 5 नंबर में पूछेगा तो इसका लिमिटेशन भी पूछेगा कि कूलम्ब लॉ की सीमा बताइए।
तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग बहुत सिंपल है, एग्जाम में आएगा इसी तरह से आपको लिखना है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यह सारी चीज है। तो इसी चीज को देखो, जब हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो कितना लंबा हो रहा है, और इसी चीज को हम गणित के भाषा में लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, तो अगर दोनों के बीच F बल लग रहा है तो कूलम्ब लॉ से क्या हो गया कि F समानुपाती हो गया Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा यह परिभाषा कर रहा है कि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है? बल F। तो एक इक्वेशन हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा इक्वेशन हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इन दोनों इक्वेशन को मिला दिए तो हो गया आपका F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे बराबरी का चिन्ह नहीं है। किस चीज का चिन्ह है? प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह। तो इस चिन्ह को हटा के अगर हम बराबरी का चिन्ह देना चाहे तो हमको क्या होना, किस चीज का जरूरत पड़ेगा? समानुपातिक नियतांक की आवश्यकता होगी। तो अगर इसको हटा के हम बराबरी का चिन्ह लेते हैं तो समानुपातिक नियतांक K हो गया, और हो गया आपका F बराबर K इंटू Q1 Q2/r², जहां K एक समानुपातिक नियतांक है। अब K का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, हमको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखेंगे K का वैल्यू है 1/4πε0, और 1/4πε0 का SI पद्धति में वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे यह जो आपको देख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इससे आपका इसका ε0 का बीमा पूछता है या K का बीमा पूछता है, तो वह निकालने में सुविधा होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करवाने लगेंगे तो इन सब चीज का डिटेल आपका चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा 1/4πε0 कितना हो गया? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ε0 जो है वह निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतता है, परमिटिविटी है। तो इसका भी विद्युतशीलता या परावैद्युतता आगे काफी डिटेल में हम लोग को जानना है, लेकिन अभी इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह अभी के लिए हो गया। अगला जस्ट इसके नेक्स्ट में हम डाल देते हैं कि कूलम्ब लॉ की सीमाएं क्या है, और वह दोनों मिलकर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस पर चर्चा करेंगे, अभी वीडियो में भी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो कुछ चीज यहाँ पे और आप लोग चर्चा कर लीजिए, एक बार फिर से इसको अच्छा से समझ लीजिए कि कूलम्ब लॉ क्या है। तो दो बिंदु आवेश के बीच काम करेगा। पहला चीज कि आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश के रूप में होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। और कूलम्ब वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, परिमाण का मतलब क्या हुआ? तो वेक्टर में काफी चर्चा करते हैं कि कोई भी राशि है तो अगर अदिश राशि है तो केवल परिमाण है, जैसे 2 kg चीनी, 5 kg कुछ लकड़ी का टुकड़ा, या कुछ भी आप कहते हैं। या फिर जैसे कहें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो आवेश के पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कैसा राशि है? अदिश राशि है। जबकि वही बल के पास कहेगा तो बल कैसा राशि है, फोर्स कैसा राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
तो मैग्नीट्यूड को हिंदी में कह रहे हैं परिमाण। तो वेक्टर की क्लास में काफी चर्चा की है, इन सब चीज पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आवेश आपका अदिश राशि है, लेकिन दो आवेश के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है तो वह बल क्या हो गया आपका सदिश राशि हो गया। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। और कूलम्ब लॉ में एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान देना है कि दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा वह बीच के माध्यम पे भी निर्भर करेगा कि दोनों आवेश के बीच आपने हवा है, ठीक है, या जल है, कांच है, या कोई अन्य माध्यम है। क्योंकि कैपेसिटर में आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा परावैद्युत माध्यम, बीच का माध्यम क्या है। और यहाँ पे चूंकि हमने लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट लेने का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच या तो वायु है या निर्वात है। तो वायु या निर्वात के केस में यहाँ पे आपका फॉर्मूला के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर निर्वात नहीं होता, इसके जगह पे जल या कोई और माध्यम रहता, तो उसका जो विद्युतशीलता होता मान लो ई होता, तो वहां पे आपका एप्सिलॉन नॉट के जगह पे ई होता। तो अगला वीडियो में हम लोग काफी इस पे भी चर्चा करेंगे। आज ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो ही हम रखे थे, फिर भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें हम करवा दिए हैं। और खास के आपका जितना भी जूनियर है, 11 का स्टूडेंट है, उन सब के लिए भी यह वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू 11 का भी वीडियो आता रहेगा। तो अभी इतना ही हम रहने देते हैं।